नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो बात करेगा यार होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। बहुत ध्यान से। तो साहब होल्डर मतलब सेक्शन 8 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो बात करता है यार होल्डर। अब होल्डर मतलब जिस व्यक्ति के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, द पर्सन हु होल्ड द पोजीशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, वी कैन कॉल दैट पर्सन एज अ होल्डर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो होल्डर मतलब क्या होता है? इज अ पर्सन एंटाइटल हिज ओन नेम टू द पोजेशन। जिस व्यक्ति के पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? होल्डर। एंड टू रिसीव एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज, राइट। आपको अमाउंट रिकवर करने का, आपको अमाउंट रिसीव करने का अधिकार है, तो आपको हम क्या बोलेंगे? आप कौन हो? होल्डर। एक बात, होल्डर का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8 है। और इसके बाद जो होता है, सब आपके मॉड्यूल में HDC लिखा होगा, हम इसको वर्ड यूज करेंगे HIDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और ये सेक्शन नंबर है सेक्शन 9। तो भाई सेक्शन 9 बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 9 बहुत काम का है, एग्जाम में आता है। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? होल्डर इन ड्यू कोर्स। चलो, सबसे पहली बात तो होल्डर इन ड्यू कोर्स HIDC मतलब क्या? तो हम पहले भी कभी बात कर चुके हैं भाई। होल्डर इन ड्यू कोर्स सबसे पहली बात तो सेक्शन 9 में है। आपका ये सवाल होगा, सर क्या हमको सेक्शन 9 याद रखना है क्या? बिल्कुल याद रखना है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का सेक्शन 9 बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पर्सन हु फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर किसी व्यक्ति ने कोई इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया है, वैल्यू की बात नहीं है वहां पर, तो उस पर्सन को हम HIDC नहीं कहेंगे। आगे, बिकम द पोजेसर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट आ गया है कंसिडरेशन देने के बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक आया है इफ पेबल टू बियरर और टू द पेई एंडोर्सी इफ पेबल टू ऑर्डर। मतलब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आया है, इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बिफोर द अमाउंट मेंशन इट बिकम्स पेबल, मतलब मैच्योरिटी के पहले कोई इंस्ट्रूमेंट आया है फॉर वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। एंड बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हु ही ड्राइव्ड हिज टाइटल। सब आपने ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट लिया है, आपको उसमें ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट चोरी का है, ये इंस्ट्रूमेंट के टाइटल में कोई डिफेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट है सेक्शन 9 का। तो सेक्शन 9 मतलब किसी व्यक्ति से कोई इंस्ट्रूमेंट मिला, आपके पोजेशन में आया, बिफोर मैच्योरिटी आया, एंड आपने जिस टाइम पर वो इंस्ट्रूमेंट लिया है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता है, ना ही कोई ऐसी शक वाली बात है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है उसके टाइटल में। आगे, होल्डर मतलब द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस any person entitled in his own name the possession thereof to receive and recover the amount due therefrom the parties thereto। लॉ ने बोला है सब, ये पर्सन को हम क्या बोलेंगे यार? होल्डर। where the note, promissory note, bill of exchange or check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction। लॉ ने बोला फिर होल्डर को अधिकार है वो अमाउंट मिलने का। आगे, एक होता है कंसेप्ट होल्डर फॉर वैल्यू। अब ये होल्डर फॉर वैल्यू मतलब वो पर्सन जो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डर फॉर वैल्यू। मतलब he gets the instrument for consideration but after maturity, राइट। सब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी के बाद मिला है, याद रखना, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी के पहले मिला है, गुड फेथ में काम किया है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो आपको हम क्या बोलेंगे यार? HIDC। इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो हम क्या बोलेंगे आपको? सब हम आपको बोलेंगे होल्डर, अगर आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होता है। बट अगर आपको इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में मिला है, सब कंसिडरेशन है, बट आफ्टर मैच्योरिटी की बात है, तो हम आपको क्या बोलेंगे कि आप जो होल्ड करे हो इंस्ट्रूमेंट, इससे आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड होल्डर फॉर वैल्यू। मतलब अब अमाउंट मिलने वाला है। आगे, लॉ में कुछ कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं, कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, किसको? HIDC को। बराबर है। चलो, बेनिफिट नंबर 1, बेटर टाइटल।
सब प्रीवियस होल्डर के टाइटल में अगर आपने 3 कंडीशन फुलफिल करते हुए किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया है, पहला वाला फॉर कंसिडरेशन, सेकंड वाला फॉर गुड फेथ में लिया है आपने, मैच्योरिटी के पहले लिया है, तो आपको हम क्या बोलेंगे यार, आपको हम बोलेंगे HIDC। लॉ ने बोला आपको बेटर टाइटल मिलेगा, भले ही पुराने वाले पर्सन के टाइटल में डिफेक्ट हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात, पहला बेनिफिट। दूसरा, इनकोएट इंस्टेम इंस्ट्रूमेंट, जब हमने बात की थी सब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, तब हमने एग्जाम्पल देखा था शर्मा जी के बेटे ने सब वो 10,000 के बदले में 1 लाख रुपए के स्टैंप, 10 स्टैंप, 9 स्टैंप और लगा लिए। तो भाई HIDC को शर्मा जी से कितना लेने का अधिकार है? लॉ ने बोला था 1 लाख रुपए। याद करो हमने जो एग्जाम्पल वहां पर देखा था। और अगर कोई व्यक्ति HIDC नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होल्डर है, तो उस पर्सन को सिर्फ 10,000 रुपए लेने का अधिकार था। तो इन्होंने बोला इन केस ऑफ इनकम्प्लीट इनकोएड इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स को फुल अमाउंट लेने का अधिकार होता है, दूसरा बेनिफिट। तीसरा, लाइबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज की लाइबिलिटी हमेशा रहेंगी। चौथा, फिक्टिशियस बिल में भी आपको राइट रहेगा। पांचवा, इंस्ट्रूमेंट पर्क्ड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास आ गया, वो सारे के सारे जो प्रीवियस डिफेक्ट है वो सब क्लियर हो जाते हैं। 2 पॉइंट स्टॉपल के हैं, जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास आ गया, अब आप ये नहीं बोल पाओगे, आप डॉक्यूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को इस लॉजिक पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि भाई ये वैलिडिटी से बाहर है इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी सही नहीं है, नहीं कर पाओगे। हमने आपको रोक दिया है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। स्टॉपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप वैलिडिटी की बात नहीं कर सकते अगर इंस्ट्रूमेंट HIDC के पास पहुंच गया है। आप ये भी नहीं कह सकते भाई कैपेसिटी ऑफ द पेई और एंडोर्सी। लॉ ने बोला है सब, आप इस कैपेसिटी की बात भी नहीं कर सकते कि भाई आपको तो अधिकार ही नहीं है। लॉ ने बोला ये दोनों चीजें भूल जाओ, HIDC पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मींस ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन, HIDC को प्रिविलेज है। Following persons not permitted: maker of a promissory note, drawer of a check bill, acceptor of bills of exchange। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है किसका? HIDC का। सेक्शन नंबर कौन सा है यार? सेक्शन नंबर 9 है, जो हमने बात की है। आगे, essentials to become a holder in due course। भाई कौन कौन सी चीजें होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को HIDC हमको बोलना है तो? द होल्डर मस्ट हैव पेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन। भाई देखो, बिना पैसे के तो आप HIDC बन ही नहीं सकते, तो लॉ ने बोला कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। टू बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ पर्सन मस्ट ऑब्टेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय पेइंग वैल्यूएबल एंड लॉफुल कंसिडरेशन। आपने कैसा कंसिडरेशन दिया है? आपने वैल्यूफुल, आपने लॉफुल कंसिडरेशन दिया है। एक बात, when given as a gift or has been inherited, या तो गिफ्ट में मिला कोई इंस्ट्रूमेंट या इनहेरिटेंस में आया, द ट्रांसफरी कैन नॉट बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। राइट, बहुत ध्यान से एग्जाम में सवाल आ सकता है और आपके दिमाग में ये बिल्कुल आएगा कि सर यार अब वो गिफ्ट में मिला, इनहेरिटेंस में मिला तो ठीक है ना सब, वो तो इतना ही मिलता, वो तो उसमें कुछ पैसे थोड़ा देने पड़ते हैं, तो वो होल्डर होना चाहिए। लॉ ने बोला भाई नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए सेक्शन 9 के लिए 3 कंडीशन है तो है। कंसिडरेशन होना चाहिए, मैच्योरिटी के पहले मिलना चाहिए, सब गुड फेथ में मिलना चाहिए। 1 2 3 तीनों में से एक भी गायब, हम आपको HIDC नहीं कहेंगे। एग्जाम में इस वाली लाइन के ऊपर एक सवाल पूछा जा सकता है, या बढ़िया सी एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि भाई फलाना फलाना है, आपको गिफ्ट में मिला है, बताएं क्या होगा, वो पर्सन HIDC होगा या नहीं होगा। आगे, a holder must acquire the instrument before its maturity in order to attain the status of holder in due course। आपने वो इंस्ट्रूमेंट लिया है तभी आपको हम क्या बनाएंगे सब? आपको हम बनाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। द होल्डर मस्ट हैव ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इन अ गुड फेथ। आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो कैसे लिया है? आपने गुड फेथ में लिया है, वो एक बात है। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब ऐसा नहीं है भाई कोई उस चीज में गड़बड़ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ही मस्ट हैव रिसीव द इंस्ट्रूमेंट एज अ होल्डर, और आपको वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया है एज अ होल्डर, दैट इज HIDC may either as a payee or the possessor if the instrument is payable to bearer, or the endorsee if the instrument is payable to order, right? ये हमारे पास हैं क्या क्या essentials हैं HIDC के, राइट? तो ये हमारे पास चीज हो गई है essentials of HIDC। अब हम थ्योरी कॉन्सेप्ट पे देखें भाई, क्या कॉन्सेप्ट है किसका, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का। सेक्शन रिकॉल करें 8 और सेक्शन नंबर कौन सा है 9। इंपॉर्टेंट कौन सा हमको याद रखना है, सेक्शन 9 जो बात करता है HIDC की। चलो, तो भाई सेक्शन 8 क्या बोल रहा है, होल्डर की बात है। द होल्डर ऑफ अ पी नोट, बोले तो प्रोमिसरी नोट, bills of exchange, check means any person entitled in his own name to the possession thereof, to receive and recover the amount due thereon from the parties thereto, where the note, bill or a check or loss is destroyed. Its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction। अगर आप होल्डर हो और कल के वो दिन इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाता है तो लॉ ने बोला आपको अधिकार मिलेगा। Broadly speaking, a holder means the owner of a negotiable instrument. What is required is right to possession. A person in possession of an instrument without having a right to possess cannot be called as a holder. Example, question देखें, a person who finds and steals a bearer instrument, किसी व्यक्ति को मिला या उसने किसी ने चोरी कर लिया bearer instrument, takes an instrument under forged endorsement is not a holder, right? आपको हम होल्डर नहीं कहेंगे। The reason is that holder of a negotiable instrument must have the right to receive। आपको राइट है पैसा लेने का, बट अगर चोरी से मिला तो आपको राइट नहीं रहता है। Recover the money therefrom from the parties thereto। An agent holding an instrument for the principal is not the holder। The reason being that although agent can receive payment of the instrument, he has no right to sue on the instrument in his own name। क्या आप खुद के नाम पर केस फाइल कर सकते हो ना, आप केस फाइल तो करोगे बट प्रिंसिपल के नाम पर। तो ऐसे एजेंट को अगर चोरी से मिला है, इन दोनों केस में हम आपको होल्डर नहीं कहेंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन कौन सा है यार 9। HIDC means any person who for consideration become the possessor of a promissory note, bill of exchange, check if payable to bearer, or the payee or endorsee thereof if payable to order. Before the amount mentioned it becomes payable, and without having sufficient cause to believe that any defect exists in the title of the person from whom he derived his title। लॉ ने बोला इन सारे केस में हम क्या बोलेंगे आपको HIDC। सवाल, ए ने ड्रॉ करा एक चेक 5,000 रुपए का और ए ने बी को दे दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट। बहुत ध्यान से, गिफ्ट है। बी इज अ होल्डर बट नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्यों? क्योंकि कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। He does not get the check for value and consideration. His title is good and bona fide। वो है मैच्योरिटी के पहले, बट कंसिडरेशन तो एलिमेंट एब्सेंट है। As a holder, he is entitled to receive 5,000 from the bank on whom the check is drawn। एक और सवाल, on a one bill of exchange for rupees 1 lakh, X acceptance to the bill is forged। A takes the bill from the customer for value and a good faith before the bill becomes payable। तीनों कंडीशन फुलफिल है, बट state with reason whether A can be considered as a HIDC or whether A can receive the amount of bill from X। तो आंसर टू सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स बताया है यहाँ तक। As A in the case prima facie becomes a possessor of the bill for value in a good faith, he can be considered as a holder in due course। लॉ ने बोला तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो गई हैं और सेक्शन 9 के हिसाब से हम क्या बोलेंगे आपको, होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। बट वेयर अ सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज फोर्ज, अगर सिग्नेचर फर्जी होते हैं तो वो नलीफाई हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो सिग्नेचर नलीफाई हो जाएंगे। द होल्डर ऑफ अ फोर्ज इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट एनफोर्स पेमेंट देयरऑन।
In the event of holder being able to obtain payment in spite of forgery, he cannot retain the money. The true owner may sue on tort the person who had received. This principle is universal in character. लॉ ने बोला forgery के केस में principle universally applicable है by reason whereof even a holder in due course is not exempted from it. ध्यान रखना forgery के केस में holder in due course को भी right नहीं है. A holder in due course is protected when there is a defect in the title, but he derives no title when there is an entire absence of title. बहुत ध्यान से फोर्जरी करी तो वहां पर कोई टाइटल ही नहीं था भाई. टाइटल में डिफेक्ट होता है तो एचआईडीसी को राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत ध्यान से ये जो दो लाइनें हैं ये दो लाइनें बहुत काम की हैं, राइट. अगर कोई टाइटल ही अगर फोर्जरी से कोई टाइटल क्रिएट करा गया तो लॉ ने बोला सब हम उस टाइटल को टाइटल ही नहीं मानते हैं और टाइटल नहीं है तो फिर एचआईडीसी को राइट भी नहीं है. हेंस ए कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन अ बिल, राइट. यहां तक मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब क्या इसेंशियल्स हैं अगर आपको एचआईडीसी बनना है. लॉ ने बोला वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए. द होल्डर मस्ट हैव पेड वैल्यूएबल कंसिडरेशन. To become a holder in due course, a person must obtain a negotiable instrument by paying value and lawful consideration for it. When giving a gift or has been inherited, the transferee cannot be a holder in due course. क्यों? आपका consideration involve नहीं है. A holder must acquire the before acquire करना good faith में acquire करना पूरा का पूरा complete और regular होना चाहिए. अब क्या क्या privileges हैं किसको? HIDC को. चले पहला in case of inchoate instrument. Inchoate मतलब incomplete instrument, राइट. अगर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यार? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है. हमने पहले बात की है शर्मा जी वाली. अ पर्सन साइनिंग और डिलीवरिंग टू अनदर अ स्टैम्प्ड बट अदरवाइज इनकोइट इंस्ट्रूमेंट मतलब शर्मा जी. When you execute an unfilled up but only duly signed negotiable instrument such a check, promissory note, it is an inchoate negotiable instrument is debarred from ascertaining as a holder in due course. लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को हम HIDC नहीं कहेंगे that the instrument has not filled in accordance with the authority given by him, the stamp being sufficient to cover the amount. Example: A sign his name on a blank but stamped instrument which he gives to B with the authority to fill up to a note for a sum of 3000 only. ए ने सब साइन करके खाली इंस्ट्रूमेंट बी को दिया और 3000 रुपए भरने का अधिकार दिया. बी फिल्स, बी ने कितना भर लिया? 5000. चोर है. बी देन ट्रांसफर और बी ने किसको भेज दिया भाई? सी को दे दिया 5000 रुपए में. हु टेक्स है ना? गुड फेथ. और सी ने कैसे लिया? गुड फेथ में लिया. Here in this case, C is entitled to recover the full amount of the instrument because he is a HIDC. Whereas B, being a holder, cannot recover. वो B कितना रिकवर कर पाएगा? 3000. और C कितना रिकवर कर पाएगा? 5000. राइट. चले. इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल, अगर कोई फिक्टिशियस बिल होता है तो क्या HIDC को अधिकार होता है क्या? In case a bill of exchange is drawn payable to the drawer order. In a fictitious name, सब ऐसा नाम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नाम पर बिल दिया है. And is endorsed by the same hand as a drawer's signature. It is not permissible for acceptor to allege as against the HIDC that such name is a fictitious. तो उन्होंने बोला अब तो पैसे तुझे देने ही पड़ेंगे. In case of conditional endorsement or escrow, in case of a bill or note is negotiated to a HIDC, the other parties to the bill or note cannot allow liability on the ground that the delivery of the instrument was conditional or for a special purpose only.
In case of instrument obtained by unlawful means of a unlawful consideration, the person liable in a negotiable instrument cannot set up against the HIDC the defenses. कौन कौन से defenses? जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो लॉस था, obtained from the former by means of offense fraud, लॉ ने बोला उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि HIDC को टाइटल फ्री मिलता है फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। इन केस स्टॉपल वाला है, ओरिजिनल वैलिडिटी सही नहीं है, पेइंग कैपेसिटी है, लॉ ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, HIDC को तो पूरा अधिकार मिलेगा। तो ये 8 तरह की प्रिविलेजेस अलग अलग दी गई हैं किसके रिस्पेक्ट में? HIDC को। चले, नो मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट एंड नो ड्रॉअर ऑफ अ बिल check, no acceptor of a bill for honor of the drawer shall in a suit thereon by the HIDC be permitted to आप उस इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, आप पेई कैपेसिटी की बात नहीं कर सकते। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अब भाई पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब बैंक के सामने वो गया, बैंक ने सब कुछ साइन देखा, डेट देखी 3 महीने के अंदर है कि नहीं है, चेक में नाम देखा, क्रॉस अकाउंट पे ही देखा, अकाउंट में एनकैश कर दिया, वर्ड फिगर अमाउंट मिला लिए रुपीस वाले, तो लॉ ने बोला सब कुछ काम बाय बेसिक काम कर दिया, दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन है 10। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस payment in accordance with the apparent tenure of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to। सब बैंक वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि भाई ये व्यक्ति एंटाइटल्ड नहीं है दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, तो उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया। लॉ ने बोला ये क्या हुआ? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, राइट। तो यहां तक हमने बात कर ली है कॉन्सेप्ट की, भाई कॉन्सेप्ट क्या क्या बोलता है। और सेक्शन 10 बात करेगा यार पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस द पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, 3 महीने के अंदर, गुड फेथ में दिया, विदाउट नेग्लिजेंस दिया, मतलब जो रीजनेबल इंक्वायरीज करनी थी वो सब कर ली आपने। टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयरऑफ अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड, आपको ऐसा बिल्कुल शक नहीं लगा कि यार मुझे कोई डाउट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट पे और पेमेंट कर दिया है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको शक क्यों नहीं हुआ, राइट। चलो, अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है यार, पार्टीज टू नोट्स बिल्स एंड चेक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं भाई, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। तो इन्होंने बोला हु कैन मेक ड्रॉ एक्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 26 बोलता है एवरी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विच ही इज सब्जेक्ट, हर व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मे बाइंड हिमसेल्फ प्रोमिसरी नोट एंड बी बाउंड बाय द मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी, नेगोशिएशन, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो। लॉ ने बोला हर जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है वो ड्रॉ कर सकता है सेक्शन 4, 5, 6 के इंस्ट्रूमेंट्स। अब हो सकता है यार लाइबिलिटी ऑफ माइनर क्या हो, लाइबिलिटी ऑफ माइनर क्या हो? बहुत ध्यान से, अब माइनर में ड्रॉ, माइनर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर एंड नेगोशिएट सच इंस्ट्रूमेंट, ताकि सारी की सारी पार्टीज बाइंड हो जाए एक्सेप्ट हिमसेल्फ। माइनर खुद कभी बाइंड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अ माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड व्हेन ही अटेन्स द मेजॉरिटी। सब आपने कोई 14 साल थे तब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आप सब 21 साल के हो गए हैं, अब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके रेटिफाई करना चाहते हैं। लॉ ने बोला ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया था ना उस टाइम पर क्या था, वॉइड एब इश्यू। A minor cannot bind himself under a negotiable instrument as his contract is absolutely void, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, absolutely void है, राइट। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। आगे, liability of a legal representative, a legal representative of a deceased person who signed
who sign his name in a promissory note, bill of exchange, check is liable personally. लॉ ने बोला सब याद रखना यार, जो भी बंदा है वो लाइबल होगा thereon unless he expressly limits his liability to the extent of the assets received from. कोई पर्सन था डिसीज्ड हो गया, उसका एलआर है, लॉ ने बोला सब ये 5 लाख का कोई इंस्ट्रूमेंट था, अब एलआर कितने के लिए लाइबल? सिंपल सिंपल रूल जो होता है भाई, जितने की एसेट्स मिली हैं किसको? डी से, किसको? एलआर को, सिर्फ उतने के लिए ही लाइबल वो होगा लीगली. लाइबिलिटी ऑफ एजेंट. Every person capable of incurring liability may bind himself or his duly authorized agent acting in his own name. Liability of LR signing. A legal representative of a deceased person who sign his name to a promissory note, bill of exchange, check is liable personally thereon unless he expressly limits his liability to the extent of the asset received by him. Liability of drawer of a bill of exchange or check. The drawer of a bill of exchange or check. The drawer of a bill of exchange और check की बात करें is bound in case of dishonor by the drawee acceptor thereof to compensate the holder, provided due notice of dishonor has been given to received by the drawer as thereafter provided. Liability of signing agent. An agent who sign his, मतलब अलग अलग लाइबिलिटी ऑफ माइनर, एलआर, डिसीज के बाद एलआर, राइट, क्या क्या लाइबिलिटी होंगी वो हम बात करें. An agent who sign his name to a promissory note, bill of exchange, check without indicating thereon that he sign as a agent. आपने ये नहीं बताया कि भाई आप एजेंट की कैपेसिटी में साइन कर रहे हो, और दैट he does not intend thereby to incur personal responsibility. आप कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकर नहीं करना चाहते. Is liable personally on the instrument except to those who induce him to sign upon a belief that principal would have been liable. An agent can be sued by the holder in case of falsity representing that he had the authority. आपको अथॉरिटी नहीं थी फिर भी आपने रिप्रेजेंट करा, लॉ ने बोला इस केस में तो ये पर्सनल लाइबल होगा, राइट. ये पर्सन क्या होगा यार? पर्सनल लाइबल होने वाला है. चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और ये बात करता है यार मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात. अब ये मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हम बात करें यार कि सब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिख कर दिया, लॉ ने बोला, वो आपने बोला यार कि वो 3 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट है यार 3 महीने के बाद की क्या होगी? मैच्योरिटी. बट लॉ ने बोला नहीं, हम आपको 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस भी देंगे. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 30 को कोई इंस्ट्रूमेंट दिया तो 3 महीना, मई, जून, जुलाई, 3 अगस्त को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट. 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस है. अब 3 दिन का मतलब ये नहीं कि 3 दिन निकलने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, थर्ड डे आपको पेमेंट करना पड़ेगा. हम बात करेंगे सब हमारा इंस्ट्रूमेंट मैच्योर कब होगा, कब हमें पैसा देना पड़ेगा. तो लॉ ने बोला प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इज द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू, तो हम क्या बोलेंगे? मैच्योर हो गया. डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन का मिलता है? 3 दिन का ही. अरे भाई एग्जाम में क्लास 9-10th में ग्रेस मिलता था ना आप लोगों को, राइट, वही बात कर रहे हैं. डेज ऑफ ग्रेस, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पेबल एट साइट, 3 days ग्रेस हमको एड ऑन करना पड़ेगा टू द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल. जिस दिन आपने इंस्ट्रूमेंट पेबल के लिए बोला है उसमें 3 दिन और जोड़ दो डेज ऑफ ग्रेस के रूप में. इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस, लॉ ने बोला कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पे ये 3 दिन का ग्रेस मिलता है. पहला, जो भी इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन अ साइट ऑन डिमांड पर हो, दिखाकर आपने बोल दिया भाई पैसे दे दो हमको, हम दे देंगे पैसे, उस पर होगा. पेबल आफ्टर साइट ऑन डिमांड पर हो,
पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो, पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट हो, पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड ऑन ईच पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, हर उस इंस्ट्रूमेंट पे देना पड़ेगा आपको। अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो मैंने आपको 2-3 इलस्ट्रेशन दिए हैं, ध्यान से। हमको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसमें मंथ का लिखा है कि इतने महीने के बाद पेमेंट होगा, आफ्टर डेट, एक डेट के इतने में 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, आफ्टर साइट हमें दिखा दो इंस्ट्रूमेंट, फिर हम 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, या कोई इवेंट हो गया उसके 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। तो लॉ ने बोला फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज पे डेट डली है 30 अप्रैल की, is made payable 3 month after date, that is 3 अगस्त को। याद रखना 4 अगस्त की बात नहीं करी गई है, 3 अगस्त की बात की गई है। a certain number of days की बात है, after date, after sight, after a certain event, it shall be on maturity on the 3rd day after the specified day, right? specified day से 3rd day की बात है। For example, bill of exchange 1st November is made payable 15 days after date. The period of 15 days will be counted from 2nd November. बहुत ध्यान से, अरे भाई 1 नवंबर का बिल है, 15 दिन की बात करिए, तो आप 1 नवंबर को काउंट मत करना, फिर 2nd नवंबर से काउंट होगा 15 डेज। और अगर 25 व्हेन डे ऑफ मैच्योरिटी डे आपका सेक्शन 25 पब्लिक हॉलीडे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉलीडेज, संडे हॉलीडेज। लॉ ने बोला यार अगर संडे को पड़ रहा है तो कब देना है आपको, प्रिसीडिंग मैच्योर ऑन पब्लिक हॉलीडे, प्रिसीडिंग डे, राइट, एक दिन पहले शनिवार को। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको 21 दिसंबर को पेमेंट करना है, 21 दिसंबर संडे होता है, तो लॉ ने बोला फिर आपको कब पे करना पड़ेगा, 20 दिसंबर को, राइट। इमरजेंसी हॉलीडे आ गई तो लॉजिकल है, नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे, सब डेथ ऑफ द नेचुरल, कोई लीडर की डेथ हो गई तो भी नेक्स्ट डे की बात की गई है, राइट। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, मैच्योरिटी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। चलो मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात है, व्हेन अ बिल और अ नोट इज पेबल एट अ फिक्स्ड पीरियड आफ्टर साइट, द क्वेश्चन ऑफ मैच्योरिटी बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो फिर मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहीं से तो वो केस कार्रवाई सब बाद में फाइल होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। द मैच्योरिटी ऑफ अ नोट और अ बिल इज द डेट ऑन विच इट फॉल्स ड्यू। डेज ऑफ ग्रेस, अ नोट और अ बिल which is not expressed to be payable on demand, at sight or on presentment is at maturity on the 3rd day after the day। देखो ध्यान से, ऑन दी 3rd डे मतलब आपको वो ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद देना, तीसरे दिन ही देना है। आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल, thus a time instrument payable after sight is allowed 3 days grace period, सेक्शन 22 बात करता है। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी सेक्शन 23 है। In calculating the date at which a promissory note, bill of exchange made payable at a stated number of months, after date, after sight or after a certain event is at maturity. The period stated shall be date on the terminate on the day of a month which correspond with the day on which the instrument is dated or presented for acceptance, sight, noted for non-acceptance, प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और इवेंट हैपेंस, या फिर ये हमने बात कर ली है भाई करस्पॉन्डिंग डे है। एग्जाम्पल देखें और क्लियरिटी आएगी। अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेट डली है 29 जनवरी 2019, बराबर है, इज मेड पेबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, मतलब हमको पे करना है 1 महीना से इस डेट के बाद से, तो 1 महीना आपका तब से चालू होगा 30 तारीख से, तो आपका 1 महीना मतलब वो खत्म हो गया 30 तारीख वहां पर, तो आपको फरवरी को क्या होगा, द इंस्ट्रूमेंट इज एट मैच्योरिटी ऑन दी
थर्ड डे आफ्टर दी 28 फरवरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्च इज माई ड्यू है, ये मंथ वाइज बात करनी है आपको। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30 अगस्त है, 3 महीने की बात है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 दिसंबर डेट आ गई। अन promissory note bill of exchange dated 31 अगस्त है, इज मेड पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट, अगस्त के बाद फिर से वही है, अगस्त के बाद भी आपके दिसंबर की डेट क्या आएगी, याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना भाई, 30 है 31 है, मंथ मतलब मंथ की बात है। कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी ऑफ बिल और नोट पेबल सो मैनी डेज आफ्टर डेट और साइट। In calculating the date at which a promissory note bill of exchange made payable at certain number of days after date or after sight or after certain event is at maturity. The day of the date or of presentment for acceptance sight or of protest for non-acceptance or on which the event happens shall be excluded. लॉ ने बोला ये सारे दिन आपको हटाने हैं। Question: Bharat executed a promissory note in favor of Bhushan for ₹5 crore. The said amount was payable 3 days after sight, दिखाकर 3 दिन में पेमेंट हो जाएगा। भूषण ऑन मैच्योरिटी प्रेजेंटेड द promissory note, आपको 1 जनवरी को दिखाया भारत को। भारत मेड द पेमेंट ऑन 4 जनवरी 2019, राइट, 2, 3, 4। Bhushan wants to recover interest of 1 day from Bharat as per section 24. Stated that where a bill or a note is payable after date or after sight after happening, the date of payment is determined excluding the day from which the time begins to run. Therefore, in the given case, Bharat will succeed in objecting the Bhushan claim. Bharat paid rightly 3 days after sight, right? 3 days after sight, आपने बिल्कुल सही पेमेंट करा, 4 तारीख को ही पेमेंट करना था। Since the bill was presented on 1st January, Bharat was required to pay only on the 4th and not on the 3rd January as contended by Bhushan. तो जो बिल्कुल पेमेंट करा है 4 तारीख को, अरे भाई 1 तारीख को आपने 1 जनवरी को दिखाया, तो 1 जनवरी का दिन काउंट नहीं करना है, फिर 2, 3 और 4 तारीख को पेमेंट करना है। When the day of maturity is a holiday, आपका जो डे है वो क्या हो सकता है, सब हॉलीडे हो सकता है। सेक्शन कौन सा है, 25। When the day on which a promissory note bill of exchange is at maturity is a public holiday, सरकारी छुट्टी भाई। The instrument shall be deemed to be due next preceding business day. The expression public holiday includes Sunday and any other declared by the central government. तो हम उनको क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा ये हम बोलेंगे इनको कि भाई ये इनकी मैच्योरिटी की आपको इस तरीके से काउंटिंग करनी है। एग्जाम में सवाल आता है, सेक्शन 22 नंबर आपको याद रखना है।